हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर का थर्ड लेक्चर लेकर आई हूँ। इससे पहले का जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर सेकेंड, उसमें मैंने बाकी जो भी डेफिनेशन थे, हार्मोन के डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ हार्मोन, हार्मोन के केमिकल नेचर के बेसिस पे उनके टाइप्स और भी जो टॉपिक्स थे वो सारे मैंने डिस्कस कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, इस चैप्टर में दिए गए हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, इससे पहले के लेक्चर में मैंने बताया था कि कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे चैप्टर में दिए गए हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, और क्या दिया है, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज। और गोनेड्स में क्या आता है, मेल में टेस्टिस, वो गोनेड्स का पार्ट है, और फीमेल में ओवरी। ये सारे क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, जिनको बारी बारी से हम लोग एक एक करके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले जिस एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए, बहुत अच्छा लगेगा ये टॉपिक। तो देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या हैं। तो पहली बात, पिट्यूटरी ग्लैंड का आपको शेप बता दूं मैं, ये पी शेप का होता है, मटर के दाने के जैसे शेप का होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, इसका शेप कैसा होता है, पी शेप होता है, ये मटर के दाने के जैसे आकार का होता है। उसके बाद ये जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स मैंने इधर लिख रखा है ना, इन सभी में सबसे छोटे साइज का होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। इन सभी में सबसे छोटे साइज का होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो ये स्टार करके आप समझ लेना। उसके बाद आगे देखिए, हमें पता है कि जब एम्ब्रायो स्टेज रहता है, जब बच्चे का ओरिजिन होता है, तो एम्ब्रायो स्टेज में क्या होता है, एम्ब्रायो स्टेज से पहले भी जर्म लेयर बनते हैं। ठीक है, 3 जर्म लेयर बनते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। 3 जर्म लेयर होते हैं जिनसे बच्चे के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट ग्लैंड्स, इन सब का फॉर्मेशन होता है। तो अगर पूछा जाए कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो ओरिजिन है वो कौन से जर्मिनल लेयर से हुआ है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल है। क्या है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक्टोडर्म जर्म लेयर से बना है, उससे ओरिजिनेट हुआ है। तो ये बात भी ध्यान रखना है, पिट्यूटरी ग्लैंड का ओरिजिन कैसा है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, ओरिजिन की बेसिस पे ये एक्टोडर्मल है। ठीक है, एक्टोडर्म से ओरिजिनेट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में क्या है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका। इस बोनी कैविटी का नाम क्या है, सेला टर्सिका ऑफ स्फिनोइड बोन ऑफ क्रेनियम। अब ये क्या होता है, तो ये देखिए, हमारा ये जो स्कल है जिसको हम लोग खोपड़ी कहते हैं, ठीक है, ये जो हमारा स्कल है, इसको साइंस में इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, क्रेनियम। क्या वर्ड यूज करते हैं, क्रेनियम। और इस क्रेनियम में टोटल 8 बोन मिलती हैं, 8 बोन हैं जिन्होंने मिल करके इस खोपड़ी को बनाया, स्कल को बनाया है, इस क्रेनियम को बनाया है। तो उन 8 बोन में से जो एक बोन होती है उसका नाम होता है स्फिनोइड बोन, और उस स्फिनोइड बोन में एक खांच मिलती है, एक दरार मिलती है, आप एक यूं समझ लीजिए उसमें एक गड्ढा मिलता है, और उस गड्ढा का क्या नाम है, सेला टर्सिका। और उसी गड्ढे में ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्फिनोइड बोन के उसी गड्ढे में लोकेटेड होता है। ठीक है, तो स्फिनोइड बोन का जो गड्ढा होता है उसको क्या कहते हैं, सेला टर्सिका कहते हैं। और उसी सेला टर्सिका में हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, लोकेटेड होता है। ठीक है, तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन पूछे तो क्या बताना है, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन बोनी कैविटी,
बोन का बना हुआ एक कैविटी है जिसको कहते हैं सेला टर्सिका। और ये बोनी कैविटी कहाँ बना है? ऑफ स्फिनोइड बोन ऑफ क्रेनियम। हमारा ये जो क्रेनियम है, हमारा ये जो खोपड़ी है, उसी में एक बोन मिलती है स्फिनोइड बोन, उसी में एक गड्ढा मिलता है जिसको कहते हैं सेला टर्सिका। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि कितनी क्रेनियल बोन्स होती हैं। टोटल 8 क्रेनियल बोन होती हैं। ठीक है, जब आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें मैं ये चीज़ बताऊंगी कि टोटल 8 क्रेनियल बोन्स होते हैं, जिसमें से दो दो जो होते हैं वो पेराइटल होते हैं, 2 को पेराइटल कहते हैं। टेम्पोरल बोन भी 2 होती हैं, और फ्रंटल बोन क्या होता है? 1 होता है। ऑसिपिटल बोन 1 होता है। इथमोइड बोन भी 1 होता है, और स्पिनोइड बोन भी 1 होता है। और इसी स्पिनोइड बोन के पास क्या होता है? एक गड्ढा होता है, एक खांच होता है, और उस गड्ढा को हम लोग क्या कहते हैं? उस कैविटी को क्या कहते हैं हम लोग? सेला टर्सिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सेला टर्सिका कहते हैं। और इसी सेला टर्सिका में हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होता है। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। जब उसमें जो हमारा स्केलेटल सिस्टम चैप्टर है उसमें तो इससे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि कौन कौन से क्रेनियल बोन पेयर में है, कौन कौन से 2 हैं, कौन सा सिंगल है। तो ये भी याद रख सकते हैं। जो पेराइटल बोन होता है ये 2 होता है, टेम्पोरल भी 2 होता है, बाकी सारे फ्रंटल, ऑसिपिटल, इथमोइड, स्पिनोइड ये सारे सिंगल होते हैं। तो इस तरह से देखो 8 बोन है, और ये 8 बोन ने मिलकर हमारी इस खोपड़ी को, हमारा ये जो क्रेनियम है, हमारा ये जो स्कल है उसको बनाया है। और इसके अंदर हमारा ब्रेन, हमारे जो इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन है वो क्या रहते हैं? प्रोटेक्ट रहते हैं। ठीक है, हमारा ब्रेन। तो इन्हीं में से एक बोन है। अब ये जो स्पिनोइड बोन है ना, इसका लोकेशन कहाँ होता है? ये इस साइड में होता है। ये जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे होता है ये स्पिनोइड बोन। ये जो स्पिनोइड बोन है क्रेनियम का, वो यहाँ पे लोकेटेड होता है। अगर आप बायोलॉजी में एनसीईआरटी निकाल के देखोगे तो उसमें डायग्राम दिया है, उसमें स्कल को इस तरह से बना रखा है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा बोन होता है? स्पिनोइड बोन होता है। और इसमें एक क्या होता है? कैविटी होती है, एक गड्ढा होता है, एक खांच होता है, और उस कैविटी का नाम क्या है वो हमेशा आपको ध्यान रखना है। सेला टर्सिका। क्या नाम है? सेला टर्सिका। और उसी में हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होता है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस भी क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है, अभी मैंने बताया है। तो ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़ा रहता है। एक पाइप जैसे स्ट्रक्चर के थ्रू क्या रहता है? कनेक्ट रहता है, जुड़ा रहता है। और उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं, वो उस स्टॉक को हम लोग कहते हैं इनफंडिबुलम। तो ये बात भी याद रखना है, दिस ग्लैंड इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस से अटैच होता है बाय ए स्टॉक, एक स्टॉक जैसी स्ट्रक्चर से। और उस स्टॉक को क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आई होप आपको ये जो कुछ लाइनें मैंने बताई हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, ये अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं। चलिए अब आगे एक डायग्राम के थ्रू मैं अच्छे से समझाती हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड को। ध्यान से देखिएगा, ये जो डायग्राम बना रखा है ये है हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस है। और उसके बाद ये जो ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है हमारा पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब इसमें ध्यान से समझना ये है कि इस पिट्यूटरी ग्लैंड में एक्चुअल में कितने पार्ट्स होते हैं। तो पहली बात तो ये लाइन पढ़ा देती हूँ, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड? 2 पार्ट्स में। अभी हाइपोथैलेमस को नहीं देखना है, बस मैंने बता रखा कि इस तरह से हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। हमें तो बस इस पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर को समझना है। देखिए ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसमें आप लोगों को 2 लोब दिखाई दे रहे होंगे, 2 लोब दिखाई दे रहे हैं। और इन दोनों लोब के बीच में, इन दोनों लोब को सेपरेट करने वाले पार्टीशन दिखाई दे रहा होगा। एक्चुअल में ये जो पार्टीशन दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। क्या कहते हैं? पार्स इंटरमीडिया। ये जो ग्रीन कलर का पार्टीशन दिखाई दे रहा है, ये वाला जो लोब है ये क्या है? ज्यादा स्वेल है, ज्यादा फूला हुआ है।
ये वाला जो लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो क्या है, ज्यादा फूला हुआ है। इसको कहते हैं हम लोग पार्स डिस्टेलिस। क्या कहते हैं इस लोब को? पार्स डिस्टेलिस कहते हैं। और ये वाला जो लोब है ये थोड़ा सा कम फूला हुआ है, ये थोड़ा सा नैरो दिखाई दे रहा है, ज्यादा वाइड नहीं दिखाई दे रहा है, ज्यादा फूला हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा नर्वस है ये, इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं पार्स नर्वोसा। ठीक है, नर्वस था इसलिए ज्यादा फूल नहीं पाया, सॉरी। तो इसको क्या कहेंगे? पार्स नर्वोसा। तो इस तरह से मैंने क्या बताया, रिमेम्बर है इसलिए मैंने इस टाइप से बताया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का एक लोब जो ज्यादा फूला हुआ रहता है उसको हम लोग कहते हैं पार्स डिस्टेलिस, और जो थोड़ा कम फूला हुआ है उसको हम लोग कहते हैं पार्स नर्वोसा। जो पार्स डिस्टेलिस पोर्शन है ना, इसको एक और नाम दिया गया है, इसको हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। और ये जो पार्स नर्वोसा है इसको एक नाम और आप दे सकते हो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी और ये क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। अब ये जो पार्स इंटरमीडिया है ना, एक्चुअल में ये कोई पार्टीशन नहीं है, ये रहने के लिए ये भी एक लोब ही था, पिट्यूटरी ग्लैंड का ये भी एक लोब था। लेकिन ये लोब क्या किया कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पोर्शन है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट है, उस पार्ट के साथ इस पार्स इंटरमीडिया ने क्या कर लिया है? खुद को मर्ज कर लिया है, खुद को क्या कर लिया है? मर्ज कर लिया है, इसलिए हमें ये पार्टीशन जैसा दिखाई दे रहा है, जबकि एक्चुअल में ये भी एक लोब ही है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये मर्ज हो गया है किसके साथ? पार्स डिस्टेलिस के साथ। पार्स डिस्टेलिस मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ ये क्या हो गया है? मर्ज हो गया है। तो अब अगर हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी को देखें तो इसमें इसका वेटेज ज्यादा होगा। तो देखिए एक बात याद रखिएगा, पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टेलिस मतलब कि एंटीरियर पिट्यूटरी, इन दोनों को एक साथ एक नाम दिया गया है और उस नाम को कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। इन दोनों को एक साथ मिलाकर एडिनोहाइपोफाइसिस कहेंगे। कभी भी ऐसा नहीं है कि केवल एंटीरियर पिट्यूटरी को आप एडिनोहाइपोफाइसिस कहोगे, नहीं। पार्स इंटरमीडिया प्लस पार्स डिस्टेलिस मतलब कि एंटीरियर पिट्यूटरी, पार्स इंटरमीडिया प्लस एंटीरियर पिट्यूटरी, इन दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है? एडिनोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो पार्स नर्वोसा वाला पोर्शन है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब है, उसको भी एक और नाम दिया जाता है, क्योंकि जब इसको इस वाले पोर्शन को एक नाम दिए तो इसे भी एक नाम और देना पड़ेगा, तो इसको एक और नाम देते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। पार्स नर्वोसा, एन से नर्वोसा और एन से न्यूरोहाइपोफाइसिस, अच्छे से याद रह जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से अगर देखें तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके पास कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पार्स एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 लोब में डिवाइड कर सकते हैं। अब इसका जो ये एडिनोहाइपोफाइसिस वाला पार्ट है ना, जो इसका एडिनोहाइपोफाइसिस वाला लोब है, ये पूरे पिट्यूटरी के वेट का, पूरा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके वेट का 75% बनाता है। मतलब ज्यादा वेट कौन बना रहा है? ये एडिनोहाइपोफाइसिस वाला भाग बना रहा है। कौन बना रहा है? एडिनोहाइपोफाइसिस वाला भाग बना रहा है। और बचा हुआ जो 25% है उसको कौन बना रहा है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। मतलब ज्यादा वेट कौन बनाएगा? ये ज्यादा फूला हुआ वाला पार्ट, जिसको हम लोग कहे हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है। मैंने नाम को याद करने का तरीका भी बता दिया है, डायग्राम में आप आसानी से समझ भी जाओगे कि जो थोड़ा कम फूला होगा उसको बोलेंगे पार्स नर्वोसा, और एन से नर्वोसा तो उसको उसी से याद आ जाएगा कि इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। और ये क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ठीक है, और उसके बाद ये ध्यान रखना है, बस ये बात ध्यान रखना है कि एडिनोहाइपोफाइसिस दोनों को साथ में मिलाकर बोलेंगे, पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टेलिस मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी और पार्स इंटरमीडिया, इन दोनों को साथ में एक साथ ही कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है, आई होप ये चीज समझ आया होगा। अभी हाइपोथैलेमस को ध्यान नहीं देना है, हाइपोथैलेमस के बारे में भी बताऊंगी मैं अलग से डायग्राम बना के।
तो इस तरह से हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए। एनाटॉमिक अगर वे से देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट हैं। पहला तो है एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरा है न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस नाम से याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ज़्यादा वेट कौन बनाएगा, एडिनोहाइपोफाइसिस बनाएगा। कम वेट वाला पोर्शन को कौन बना रहा है, न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब इसी डायग्राम में मैं हाइपोथैलेमस के बारे में भी बताती हूँ। देखिए, हाइपोथैलेमस के बारे में बताती हूँ, उससे पहले पिट्यूटरी के बारे में एक और बात बताती हूँ। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जो हार्मोन रिलीज करती है ना, जो भी हार्मोन ये रिलीज करती है, वो हार्मोन बॉडी के जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड हैं उन पर जाकर के काम करते हैं, उन पर जाकर के एक्शन करते हैं और उनको फिर हार्मोन रिलीज करवाते हैं। तो एक तरह से ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये बॉडी के जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड हैं उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम कर रहा है, उनके फंक्शन को कोऑर्डिनेट करने का काम कर रहा है। उनके लिए क्या है, एक तरह का मास्टर है, उनको ये ऑर्डर देगा। और ऑर्डर कैसे देगा, इसके पास ऑर्डर देने के लिए क्या तरीका है कि ये सिग्नल भेजेगा। और इसके पास सिग्नल भेजने के लिए क्या तरीका है कि ये अपने पास जो केमिकल है, केमिकल का मतलब हार्मोन, उन हार्मोन को उन ग्लैंड के पास भेजेगा और फिर वो हार्मोन उन ग्लैंड पे काम करेंगे और उनको ऑर्डर देंगे कि देखो भाई, इस हार्मोन की जरूरत है, तुम ये हार्मोन बनाओ। तो एक तरह से ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, एक तरह से मास्टर का काम कर रहा है बॉडी के अदर एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए। इस वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब मास्टर ग्लैंड क्यों बोले, मास्टर ग्लैंड सिर्फ इसलिए बोले क्योंकि ये क्या करता है, इसके पास हार्मोन है, जैसे कि मैंने भी समझाया। अपने हार्मोन को ये दूसरे ग्लैंड के ऊपर भेजता है, जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, जैसे अभी और मैंने पढ़ाया था बहुत सारे ग्लैंड, उन ग्लैंड्स के ऊपर भेजता है, किसी टारगेट टिश्यू पे नहीं भेजता काम करने के लिए, ये उन ग्लैंड के ऊपर भेजता है और उन ग्लैंड से बॉडी में जिस हार्मोन की जरूरत है उस टाइप के हार्मोन का सिक्रीशन करवाता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये बाकी जो अदर ग्लैंड है उनको कंट्रोल करने का काम करता है, उनको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। अब ये जो हाइपोथैलेमस है ना, वो इसका भी पिताजी है, पिट्यूटरी ग्लैंड का भी क्या है, वो पिताजी है। क्यों, क्योंकि ये जो हाइपोथैलेमस है ना, इसके पास कुछ ऐसी सेल्स मिलती हैं। पहली बात तो सेल्स आप सभी को पता है, जो न्यूरॉन है वो एक तरह की क्या है, सेल है। ठीक है, तो न्यूरॉन को मैं सेल्स भी बोल सकती हूँ, न्यूरॉन सेल्स, न्यूरॉन एक तरह की सेल ही है। ठीक है, ब्रांच सेल, ब्रांच सेल, सेल बायोलॉजी में एग्जांपल पढ़ा होगा न्यूरॉन के बारे में। ठीक है, ब्रांच सेल है वो, तो न्यूरॉन भी क्या एक तरह की सेल है। तो ये जो हाइपोथैलेमस है ना हमारा, इसके पास ऐसे न्यूरॉन मिलते हैं, ऐसे न्यूरॉन सेल मिलते हैं जिनके पास ये क्षमता होती है, ये कैपेबिलिटी होती है कि ये हार्मोन का प्रोडक्शन कर सकते हैं, हार्मोन का सिक्रीशन कर सकते हैं। ठीक है, हार्मोन सिक्रीट कर सकते हैं, हार्मोन का प्रोडक्शन कर सकते हैं, उनके पास ये क्षमता होती है। किनके पास, हाइपोथैलेमस में मिलने वाले न्यूरॉन के पास, न्यूरॉन सेल्स के पास। ठीक है, तो अगर ये सेल हार्मोन का प्रोडक्शन कर रही है तो क्या हम लोग इनको कह सकते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। ये जो न्यूरॉन सेल है ये क्या कर रही है, हार्मोन का प्रोडक्शन कर रही है, हार्मोन का सिक्रीशन कर रही है, तो क्या हम लोग इनको कह सकते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। तो बिल्कुल कह सकते हैं। इसीलिए याद रखना, हाइपोथैलेमस के पास जो न्यूरॉन मिलते हैं, जो न्यूरॉन सेल मिलते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग, न्यूरोसिक्रेटरी सेल कहते हैं। और एक और नाम भी कहते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। क्यों, क्योंकि ये न्यूरॉन कहाँ मिल रहे हैं, हाइपोथैलेमस में मिल रहे हैं, तो इनको हम लोग हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन भी कह सकते हैं और न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये हार्मोन सिक्रीट करने वाले न्यूरॉन है। ठीक है, तो ये जो न्यूरॉन है हाइपोथैलेमस के पास, ये क्या करेंगे, हार्मोन का प्रोडक्शन करेंगे। क्या करेंगे, ये हार्मोन का प्रोडक्शन करेंगे। देखिए, जनरली ये बात आप सभी को पता है कि न्यूरॉन का काम क्या होता है, सिग्नल का ट्रांसमिशन करना।
ठीक है। बॉडी में सिग्नल का ट्रांसमिशन करना है, न्यूरॉन का काम। न्यूरॉन सेल का काम ये नहीं है कि वो हार्मोन का सिक्रीशन करेंगी, लेकिन हाइपोथैलेमस में जो न्यूरॉन मिल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, स्पेशल काम कर रहे हैं, वो हार्मोन का सिक्रीशन कर रहे हैं। इस वजह से इनको हम लोग कहते हैं न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स या न्यूरोसिक्रीटरी हार्मोन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, सॉरी हार्मोन मैंने कह दिया, क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। ठीक है। अब देखिए, ये जो हाइपोथैलेमस के न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं, ये क्या करेंगी, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के जो एंटीरियर पिट्यूटरी वाला जो लोब है, उस एंटीरियर पिट्यूटरी वाले लोब को सिग्नल भेजेंगी। जब वो उसको सिग्नल भेजेंगी तभी एंटीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन बनाएगा। मैंने क्या बताया, देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैंने अभी बोला है कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड का ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी वाला पोर्शन है, एंटीरियर पिट्यूटरी वाला जो भाग है, इसका काम भी हार्मोन सिक्रीशन करना ही है, हार्मोन बनाना है। लेकिन ये अपने हार्मोन तभी बनाएगा जब इसको हाइपोथैलेमस ऑर्डर देगा। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बॉडी के अदर ग्लैंड को ऑर्डर देता है हार्मोन बनाने के लिए, लेकिन इसको भी हार्मोन बनाने के लिए कौन ऑर्डर देगा, ऊपर से हाइपोथैलेमस ऑर्डर देगा। अब कैसे ऑर्डर देगा, तो इसको ऑर्डर देने के लिए ये यहाँ पे कुछ केमिकल बनाएगा। अब ग्लैंड के पास तो एक यही तरीका है ना कि वो हार्मोन बनाए, हार्मोन के जरिए वो अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचाए, यही तो है केमिकल सिग्नल, यही तो है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो इसके लिए क्या करेगा, ये जो न्यूरोसिक्रीटरी सेल है हाइपोथैलेमस के पास, ये क्या बनाएंगे, हार्मोन बनाएंगे। फिर वो हार्मोन आके यहाँ जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी ग्लैंड का ये वाला भाग, एडिनोहाइपोफाइसिस वाला भाग, एंटीरियर पिट्यूटरी, इस यहाँ पे आके वो काम करेंगे और इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर देंगे कि भाई तू अपना हार्मोन बना। ठीक है, तब जाके अपना हार्मोन बनाएगा, बिना ऑर्डर के ये हार्मोन नहीं बनाएगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस का पूरा कंट्रोल है किसके ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पोर्शन पे पूरा कंट्रोल है उसका, उसके कंट्रोल के बिना ये कोई भी काम नहीं करेगा। ठीक है, और इनका काम ही क्या है, हार्मोन बनाना। अब याद करिए एक और बात, मैंने पहले ही बताया था कि जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं उनके पास कोई ट्यूब नहीं होता है, मैंने बताया था उनके पास कोई भी ट्यूब नहीं होता है, कोई भी डक्ट नहीं होता है हार्मोन को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए। अभी ये जो हाइपोथैलेमस है इसका अभी फिलहाल टारगेट कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, और पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा वाला भाग है, एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये इसका भी क्या है, फिलहाल टारगेट है। टारगेट, अब इस टारगेट तक ये अपने सिग्नल तो पहुंचाएगा ना। तो हाइपोथैलेमस भी क्या है, एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो ये कोई ट्यूब तो बनाएगा नहीं, कोई ट्यूब या कोई डक्ट तो बनाएगा नहीं ना, इसके पास तो कोई डक्ट है नहीं। तो होगा क्या, आपको पता है बॉडी में हर एक पोर्शन में हर एक जगह पे ब्लड वेसल्स फैली रहती हैं, तो यहाँ पे भी तो ब्लड वेसल्स होगा ना। तो हाइपोथैलेमस से जो ब्लड वेसल्स कहाँ आती हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी में, उस ब्लड वेसल्स में बहने वाली ब्लड में ये क्या कर देता है, अपने हार्मोन को डाल देता है, मतलब एक तरह से ब्लड में डाल देता है अपने हार्मोन को, क्योंकि जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो ब्लड में ही तो डालेंगे अपने हार्मोन। ठीक है, तो ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, क्या है, ब्लड वेसल्स है, जिसमें क्या बह रहा है, जिसमें बह रहा है ब्लड। ठीक है, इसमें क्या है, ब्लड। तो यहाँ पे ये जो न्यूरॉन सेल्स हैं हाइपोथैलेमस की, इन्होंने क्या बनाया, हार्मोन बनाया है, इन्होंने क्या बनाया है, हार्मोन बनाया है। और उस हार्मोन को इसको अपने टारगेट ऑर्गन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास भेजना था, इसलिए हाइपोथैलेमस ने इस हार्मोन को कहाँ डाल दिया, ब्लड में डाल दिया, उस ब्लड वेसल्स में डाल दिया जो कि इस पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पिट्यूटरी वाले भाग में जा रहा था। तो ये ब्लड क्या करेगा, इस हार्मोन को फिर कहाँ पहुंचा देगा, एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचा देगा। फिर जैसे ही हार्मोन यहाँ पे आएगा वो
इसको ऑर्डर देगा, इससे काम करवाएगा कि तू हार्मोन सीक्रेशन कर। तो यहाँ पे देखिए हाइपोथैलेमस ने कौन सा तरीका यूज किया, एंटीरियर पिट्यूटरी तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए ब्लड वाला तरीका यूज किया। इसने ब्लड वेसल्स के थ्रू अपने सिग्नल को कहाँ तक पहुंचाया, एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचाया, ब्लड के माध्यम से पहुंचाया। तो इस वजह से इसको थोड़ा सा यूनिक सा नाम देते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, यूनिक सा नाम देते हैं। तो इसका जो यूनिक सा नाम है वो है पोर्टल सर्कुलेशन। क्या है, पोर्टल सर्कुलेशन। तो यहाँ पे जो सर्कुलेशन हुआ, ब्लड का जो सर्कुलेशन हुआ हाइपोथैलेमस से लेकर के पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर भाग तक, उसको हम लोग कहते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, पोर्टल सर्कुलेशन हुआ है। क्या हुआ है, पोर्टल सर्कुलेशन। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी तक अपने हार्मोन कैसे पहुंचाता है, तो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू पहुंचाता है। अब ये नहीं कि यहाँ पे आप लोग सोचोगे मोटा सा ब्लड वेसल्स होगा, कैपिलरीज के थ्रू भी पहुंचा सकता है अपने हार्मोन को, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी ब्लड को ले जाने के लिए वेसल्स होती हैं, फिर वेसल्स की फाइन फाइन ब्रांचेस जाती हैं, फिर उन फाइन ब्रांचेस को हम लोग कैपिलरीज वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिलरीज वगैरह का नेटवर्क होगा जो कि हाइपोथैलेमस से कहाँ आई होंगी, एंटीरियर पिट्यूटरी में आई होंगी, और उन्हीं ब्लड में, उन्हीं कैपिलरीज के ब्लड में, उन्हीं वेसल्स के ब्लड में इसने अपने हार्मोन को डाला, और वो ब्लड फिर सर्कुलेट करते हुए कहाँ आया, एंटीरियर पिट्यूटरी में आया, और एंटीरियर पिट्यूटरी को वो हार्मोन मिल गए, और एंटीरियर पिट्यूटरी ने फिर उस सिग्नल को माना, यूज किया, और फिर अपने हार्मोन बनाया, क्योंकि ऑर्डर हाइपोथैलेमस ने भेजा था तो उसको मानना ही था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ, ब्लड सर्कुलेशन हुआ, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हार्मोन का क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ एक ग्लैंड से, एक एंडोक्राइन ग्लैंड से। हाइपोथैलेमस क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड से दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड में यहाँ पे ब्लड के थ्रू सिग्नल आया, तो इसको क्या कहेंगे, पोर्टल सर्कुलेशन कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, पोर्टल सर्कुलेशन कहेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू जो हाइपोथैलेमस है वो अपने हार्मोन कहाँ भेजता है, तो कहाँ भेजता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास भेजता है। अब ब्लड वेसल्स में क्या आती है, वेन, आर्टरी, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ऐसे वेन्स, ऐसे कैपिलरीज जो कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ब्लड का सर्कुलेशन करते हैं ना, उनको हम लोग कहते हैं पोर्टल वेन। तो ये भी ध्यान रखना है आप सभी को। तो आज के बाद आपको हमेशा ये बात याद रखना है कि हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा कंट्रोल जुड़े रहते हैं। क्या रहते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन से जुड़े रहते हैं। ये दोनों कनेक्टेड रहते हैं आपस में, किसके द्वारा, किसके थ्रू, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू आपस में क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। ब्लड में डालेगा हार्मोन हाइपोथैलेमस अपने, और वो कहाँ, ब्लड के साथ सर्कुलेट होके एंटीरियर पिट्यूटरी में आ जाएंगे। मतलब पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू यहाँ पे हार्मोन को टारगेट तक पहुंचाया जा रहा है। तो याद रखना है कि हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। अब आगे इसी में और बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं देती हूँ, ताकि आप लोगों को बायोलॉजी के सारे टर्म्स जो हैं, जो थोड़े टफ लगते हैं सुनने में, वो समझ आ जाएं और इजी लगे। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ब्लड वेसल्स लिख दिया है, इसको आप लोग यहाँ पे पोर्टल वेन लिख लीजिए। एक्चुअल में क्या है, जो ब्लड वेसल्स हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी में आती है हाइपोथैलेमस के हार्मोन को लेकर के, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोर्टल वेन कहेंगे। क्या कहेंगे, पोर्टल वेन कहेंगे, ताकि हम लोग को ये थोड़ा अच्छा लगे देखने में और समझ आ जाए कि पोर्टल वेन से यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, हाइपोथैलेमस के हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी तक जा रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, पोर्टल सर्कुलेशन हो रहा है। तो इस वेन को क्या कहेंगे, इस वेसल्स को क्या कहेंगे, पोर्टल वेन कहेंगे। अब देखिए, ये तो एक तरीका हो गया किसको सिग्नल भेजने का, एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल भेजने का तरीका हो गया। अब अगर इसको
हाइपोथैलेमस को अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल भेजना है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल भेजना है, तो ये क्या करेगा? तो देखिए मैंने बताया हाइपोथैलेमस के पास न्यूरॉन है, न्यूरॉन सेल्स है, वही हार्मोन प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो ब्लड के थ्रू भेज दिया, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू भेज दिया, लेकिन इसके पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाले पोर्शन में भेजने के लिए ये थोड़ा अलग टाइप का अरेंजमेंट करता है। यहाँ पे क्या होता है कि इस हाइपोथैलेमस की कुछ न्यूरॉन सेल्स क्या होती हैं, डायरेक्ट हाइपोथैलेमस को क्रॉस करके कहाँ आ जाती हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक आ जाती हैं। ये न्यूरॉन है और ये इसका क्या है, एक्सॉन वाला पोर्शन, इधर इसका साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन, फिर ये उसका लंबा सा एक्सोन वाला पोर्शन, फिर उसके बाद ये उसके क्या है, सिनेप्टिक नोब्स हैं। इस तरह से सिनेप्टिक नोब्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, न्यूरॉन का आधा पोर्शन कहाँ है, हाइपोथैलेमस में है, और उसका आधा भाग कहाँ आ गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ गया। कहाँ आ गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ गया। तो अब क्या होगा कि इसमें जो हार्मोन बने हैं हाइपोथैलेमस के, इस न्यूरॉन के पास जो हार्मोन बने हैं, वो हार्मोन, वो केमिकल क्या करेंगे, अब इस सिनेप्टिक नोब से यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, कहाँ पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और वहाँ पे अपना एक्शन करेंगे और वहाँ पे अपना काम कराएंगे। तो इस तरह से अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस से जो न्यूरॉन है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है, वही डायरेक्टली कहाँ आ गए हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ गए हैं। उन न्यूरॉन का आधा भाग हाइपोथैलेमस के पास है और आधा भाग किसके पास है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। तो अगर यहाँ अगर ध्यान से देखें तो क्या यहाँ पे ब्लड का रोल है क्या हार्मोन को पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक पहुँचाने के लिए? नहीं, यहाँ पे ब्लड का कोई रोल ही नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट न्यूरॉन ही, जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है, वही अपने सिक्रीशन को, अपने हार्मोन को डायरेक्ट कहाँ पहुँचा रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक पहुँचा रहे हैं। अब इसको ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इतने बार समझा रही हूँ। ये एक्सॉन ने क्या किया, सॉरी, ये जो न्यूरॉन है इसका ये क्या है, एक्सॉन वाला पोर्शन है, ये क्या है, एक्सॉन वाला पोर्शन है। तो इसका एक्सॉन वाला पोर्शन क्या हो गया, डायरेक्ट इसका इधर ऊपर साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन तो कहाँ रह गया, हाइपोथैलेमस में रह गया। ये साइटोप्लाज्म डेंड्राइट्स वगैरह वाला पोर्शन किधर रह गया, हाइपोथैलेमस के अंदर ही रह गया, और इसका एक्सॉन वाला पोर्शन इलोंगेट होकर के कहाँ आ गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ गया। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वो हार्मोन को लेकर के आएगा जो कौन बनाया है, हाइपोथैलेमस बनाया है। अब ये जो सिग्नल लेके आएगा, ये जो हार्मोन लेकर के आया है, कहाँ से लेकर आया है, हाइपोथैलेमस से लेकर के आया है, उसको ये पिट्यूटरी, ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना, ये स्टोर कर लेता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या हो रहा था, जो एंटीरियर पिट्यूटरी वाला भाग था, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पिट्यूटरी वाला भाग था, जो एडिनो हाइपोफाइसिस वाला भाग था, उसमें क्या हो रहा था कि उसमें हाइपोथैलेमस सिग्नल भेज करके यहाँ पे काम करवा रहा था। हाइपोथैलेमस जो हार्मोन भेजता था, वो हार्मोन यहाँ आके इसको ऑर्डर देता था कि तेरे को जो हार्मोन बनाना है, जो तेरा काम है वो तू कर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हाइपोथैलेमस जो हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास भेजता है, वो उस हार्मोन को, उस सिग्नल को ही स्टोर करके रख लेता है। वो उस हार्मोन को क्या करके रख लेता है, स्टोर करके रख लेता है। अपना खुद का कोई काम नहीं करता है, अपना खुद का कोई हार्मोन नहीं बनाता है। ये सिर्फ हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन आते हैं उनको ही स्टोर करके रख लेता है, और जब रिलीज करना होता है तब आवश्यकता अनुसार रिलीज करता है। तो ये बात बहुत समझने की बात है कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, पिट्यूटरी का जो एंटीरियर भाग है, वो अपना हार्मोन खुद बनाता है, और उसको ऑर्डर कौन देता है, हाइपोथैलेमस देता है। लेकिन यहाँ पे जो इसका जो पोस्टीरियर भाग है, जिसको हम लोग न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, वो खुद कोई हार्मोन नहीं बनाता, बल्कि हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन आते हैं उन्हीं को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, ठीक है। कौन सा वाला भाग, न्यूरोहाइपोफाइसिस वाला भाग।
न्यूरोहाइपोफाइसिस वाला भाग पोस्टीरियर पिट्यूटरी इन हार्मोन को क्या कर लेता है, स्टोर करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन आ रहे हैं उनको स्टोर करता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को और एक भाषा में समझिए। अगर आपसे बोला जाए कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पिट्यूटरी वाले भाग से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, क्या वो हार्मोन हाइपोथैलेमस के हैं? नहीं, वो हार्मोन किसके हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी के हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ने खुद बनाया है उसको, ठीक है। तो यहाँ से जो हार्मोन रिलीज होंगे, यहाँ से जो हार्मोन क्या होंगे, रिलीज होंगे, वो किसके हार्मोन हैं? इसके हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के हैं वो। लेकिन यहाँ से जो हार्मोन रिलीज होंगे, अब ये जो स्टोर करके तो रखा है ना उस हार्मोन को कभी ना कभी रिलीज करेगा ही करेगा। तो यहाँ से जो हार्मोन रिलीज होंगे वो हार्मोन किसके हैं? हाइपोथैलेमस के हैं। किसके हैं? हाइपोथैलेमस के हैं। तो यही क्वेश्चन बनता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो हार्मोन कहाँ बने होते हैं एक्चुअल में, उन हार्मोन का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, प्रोडक्शन कहाँ हुआ है। तो यहाँ से जो हार्मोन रिलीज होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर भाग से, न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग से जो हार्मोन रिलीज होंगे वो हार्मोन कहाँ बने हैं? हाइपोथैलेमस में बने। उनका प्रोडक्शन कहाँ हुआ है? हाइपोथैलेमस में हुआ है। लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी वाले भाग से जो हार्मोन रिलीज होंगे उनका फॉर्मेशन कहाँ हुआ? एंटीरियर पिट्यूटरी में ही हुआ है। बस उनका फॉर्मेशन करने के लिए ऊपर से ऑर्डर आया कि तुम अपने हार्मोन बना लो, ठीक है। बस ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी वाला भाग है वो थोड़ा आज्ञाकारी है, जब तक बड़े से आज्ञा नहीं लेगा तब तक वो कोई भी काम नहीं करेगा, बस इतना सा है, ठीक है। लेकिन इसने काम तो खुद किया, इसने अपने लिए खाना खुद ही बनाया, ठीक है। खाना मतलब एक समझने के लिए कह रही हूँ, अपने लिए केमिकल इसने खुद ही बनाया, लेकिन इसने खुद केमिकल नहीं बनाया, ऊपर से जो केमिकल आया उन्हीं को स्टोर करके रख लिया। तो ये बात अच्छे से ध्यान रखना है। अब आगे समझिए। तो ये बात तो आप लोगों को अच्छे समझ आ गया कि ये हार्मोन को प्रोड्यूस भी करेगा, ये दोनों काम करेगा, हार्मोन प्रोडक्शन भी करेगा। कौन सा वाला भाग? एंटीरियर वाला भाग। ये एंटीरियर पिट्यूटरी वाले भाग के लिए बात कर रही है। हार्मोन प्रोडक्शन भी करेगा प्लस हार्मोन सिक्रीशन भी करेगा, मतलब हार्मोन को रिलीज भी करेगा, ये दोनों काम करेगा। लेकिन ये ओनली हार्मोन को रिलीज करेगा, सिक्रीट करेगा। ये क्या करेगा? ओनली सिक्रीशन करेगा, फॉर्मेशन नहीं करेगा, प्रोडक्शन नहीं करेगा। प्रोडक्शन तो किसी और ने किया है, ठीक है। अब ये बात आती है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर भाग से कितने हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, कितने हार्मोन रिलीज होते हैं, और पोस्टीरियर भाग यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग से कितने हार्मोन रिलीज होते हैं। और अभी मैंने याद हो तो बताया था कि ये जो पार्स इंटरमीडिया है वो एक्चुअल में एक लोब ही है किसका? पिट्यूटरी ग्लैंड का। लेकिन वो क्या हो गया है? मर्ज हो गया है किसके साथ? एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ। लेकिन वो भी तो हार्मोन बनाएगा, हार्मोन रिलीज करेगा ही करेगा। तो ये बात याद रखना है कि ये वाला जो भाग है पिट्यूटरी ग्लैंड का, जो पार्स डिस्टेलिस वाला भाग है, एंटीरियर पिट्यूटरी है। एंटीरियर पिट्यूटरी किसके बारे में बात कर रही हूँ? एंटीरियर पिट्यूटरी। उसमें पार्स इंटरमीडिया को नहीं जोड़ना है। पार्स मीडिया और इंटरमीडिया और एंटीरियर पिट्यूटरी इन दोनों को एक साथ एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। अलग अलग अभी मैं बोल रही हूँ। तो अगर एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करूं तो एंटीरियर पिट्यूटरी 6 हार्मोन सिक्रीट करता है, 6 हार्मोन बनाता है और उन 6 हार्मोन को क्या करता है? सिक्रीट करता है। और ये जो पार्स इंटरमीडिया है, ये एक हार्मोन बनाता है। कितने हार्मोन? एक हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन सा वाला भाग? पार्स इंटरमीडिया वाला भाग। और ये अब कौन सा बचा? न्यूरोहाइपोफाइसिस वाला भाग।
पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी पोर्शन है ये 2 हार्मोन सिक्रीट करता है। कितने? 2। अब यहाँ पे मैंने बोला हार्मोन सिक्रीट करता है, बनाएगा तो नहीं, ओनली क्या करेगा? सिक्रीट करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये टर्म में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इन्हीं से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए एडिनोहाइपोफाइसिस से टोटल कितने हार्मोन सिक्रीट होंगे, तो एडिनोहाइपोफाइसिस में पार्स इंटरमीडिया भी आता है और एंटीरियर पिट्यूटरी भी आता है। एंटीरियर पिट्यूटरी 6 हार्मोन रिलीज कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है, बना रहा है, और जो पार्स इंटरमीडिया है वो 1 हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। तो टोटल कितने हार्मोन सिक्रीट होंगे यहाँ से? तो यहाँ से टोटल 7 हार्मोन सिक्रीट होंगे। टोटल 7 हार्मोन सिक्रीट होंगे। ठीक है, और वो जो इसका न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग है वहां से 2 हार्मोन सिक्रीट होंगे। ये बात अच्छे से समझ आ गया। और अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मान लो कि टोटल जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इससे टोटल कितने हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, कितने हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या बताना है? गिन लो भाई सारे हार्मोन। 6 यहाँ से, 1 यहाँ से, 7 और 2 8, 8 9। ठीक है, मतलब टोटल कितने हार्मोन यहाँ से रिलीज होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से? 9 हार्मोन। टोटल 9 हार्मोन को सिक्रीट करेगा कौन? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम लोग कहते हैं मास्टर ग्लैंड। ये टोटल कितने हार्मोन सिक्रीट करेगा? 9 हार्मोन। ठीक है, और मैंने बता दिया इसमें से एडिनोहाइपोफाइसिस में 7 आ जाएंगे, और अगर एंटीरियर पिट्यूटरी की अलग से बात करोगे तो वो 6, पार्स इंटरमीडिया 1, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो 2। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि वो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पिट्यूटरी ग्लैंड के तीनों पार्ट से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, सिक्रीट होते हैं, उन हार्मोन के नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पार्स डिस्टेलिस भाग। पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से भाग को पार्स डिस्टेलिस कहते हैं? उसके एंटीरियर भाग को, उसी को कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। पार्स डिस्टेलिस को ही कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से मैंने बताया 6 हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं, बनाए भी जाते हैं और सिक्रीट भी किए जाते हैं। ठीक है, तो उनका नाम क्या क्या है? पहला है ग्रोथ हार्मोन। क्या है? ग्रोथ हार्मोन। इसको शॉर्ट में GH भी कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं? GH, ग्रोथ हार्मोन, जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा हार्मोन है उसको कहते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या कहते हैं? प्रोलैक्टिन हार्मोन, शॉर्ट में PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन। आगे चल के इन हार्मोन को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस नाम बता रही हूँ। उसके बाद तीसरा हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब यहाँ पे नाम से ही समझ रहे, थायराइड मैंने क्या बताया था? थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि मैंने बताया था हमारे गले में गले के पास मिलता है, गले के पास थायराइड ग्लैंड। उस थायराइड ग्लैंड को ये क्या करेगा? ये वाला हार्मोन स्टिमुलेट करेगा, इसीलिए इसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी मैंने बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं ना, वो बॉडी के दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या करते हैं? काम कराते हैं, उनसे उनको ऑर्डर देते हैं। तो ये जो है यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करेगा? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और उससे हार्मोन का सिक्रीशन करवाएगा, उसको ऑर्डर देगा काम करने के लिए। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ध्यान रखना ये कहाँ से रिलीज होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। क्वेश्चन बनता है इससे अच्छे अच्छे। ठीक है, उसके बाद एडिनोकॉर्टिकॉइड सॉरी एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या? एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसको शॉर्ट में कहते हैं ACTH। मैंने बताया था कि जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है, जो कि किसके ऊपर मिलता है? किडनी के ऊपर मिलता है। उसके कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो ये जो हार्मोन है ना पिट्यूटरी ग्लैंड का, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये जो हार्मोन है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक, इससे समझ आ रहा है कि ये जो हार्मोन है वो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग पर काम करेगा।
एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है, कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, उस पार्ट में जाएगा, उसको सिग्नल देगा, ऑर्डर देगा और उससे काम कराएगा। ठीक है, तो इसी वजह से इसको कहते हैं एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, शॉर्ट में ACTH। उसके बाद नेक्स्ट है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। इसके बारे में तो रिप्रोडक्शन चैप्टर में अच्छे से पढ़ा होगा और इसके बारे में भी पढ़ा होगा। लास्ट है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको कहते हैं FSH। ये दोनों हार्मोन के बारे में वहां पे जिक्र होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। बस ध्यान रखना है ये 6 हार्मोन और इनके नाम अच्छे से याद रखना है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं और इनका फॉर्मेशन भी एंटीरियर पिट्यूटरी में ही होता है। उसके बाद पार्स इंटरमीडिया, जो कंपार्टमेंट जैसा जो चैम्बर दिख रहा था, जो कंपार्टमेंट दिख रहा था, पार्टीशन दिख रहा था, उससे मैंने बताया था उससे एक ही हार्मोन रिलीज होगा, ओनली वन हार्मोन, और उस हार्मोन का नाम याद रखना है, उसका नाम है MSH। MSH का मतलब मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। MSH का मतलब मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, जिसको हम लोग न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, उससे कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। मैंने बताया था उससे तो दो ही हार्मोन सिक्रीट होते हैं, मैंने बता रखा है। ठीक है, और वो हार्मोन सिर्फ वो सिक्रीट करता है, बनाता नहीं है। बनाया तो किसने है? हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस ने। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से दो हार्मोन हैं। देखिए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, क्योंकि बनते तो यहाँ है नहीं, तो हम लोग रिलीज या ट्रांसपोर्ट वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कौन से दो हार्मोन रिलीज होते हैं? एक तो रिलीज होता है वैसोप्रेसिन हार्मोन, जिसको ADH हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। तो याद रखना, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ये जो दो हार्मोन हैं, ये न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। यहाँ पे लिखा विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड आर ट्रांसपोर्टेड बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस। एक्चुअल में ये हार्मोन कहाँ बने हैं, कहाँ इनका सिंथेसिस हुआ है? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में इनका प्रोडक्शन हुआ है, सिंथेसिस हुआ है, बट ये रिलीज किसके द्वारा किए जा रहे हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा। क्यों? क्योंकि जब ये हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी इनको स्टोर करके रख लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और लाइन लिखा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। यहाँ पे लिखा है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, जो हमारा न्यूरोहाइपोफाइसिस है, वो हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में होता है। हाइपोथैलेमस डायरेक्ट न्यूरॉन के द्वारा, न्यूरॉन के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था उसमें मैंने बताया था कि हाइपोथैलेमस, ये इस तरह से मैंने हाइपोथैलेमस बनाया था। यहाँ पे मैंने पिट्यूटरी, ऐसे पिट्यूटरी ग्लैंड को मैंने ऐसे जोड़ रखा था। तो यहाँ से क्या था, ये जो इसका ये वाला था, इसका पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला पोर्शन। तो ये जो पोस्टीरियर वाला पिट्यूटरी वाला पोर्शन था, यहाँ पे क्या आ रहे थे? हाइपोथैलेमस से जो न्यूरॉन है वो डायरेक्ट यहाँ पे आ रहे थे। तो इसी वजह से ये यहाँ पे ये बोला गया है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जो हाइपोथैलेमस है वो डायरेक्ट न्यूरॉन के थ्रू रेगुलेट करता है। यहाँ पे न्यूरल रेगुलेशन जनरेट किया जाता है, किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। किसको कंट्रोल करने के लिए, किसको रेगुलेट करने के लिए? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। ठीक है, तो बस यही बात यहाँ पे बोला गया है। अब आगे देखिए, अभी तो मैंने बताया न्यूरोहाइपोफाइसिस के फंक्शन को हाइपोथैलेमस जो है वो डायरेक्ट न्यूरॉन के थ्रू कंट्रोल करता है। अपने न्यूरॉन डायरेक्ट जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, उसके पास डायरेक्ट भेज देता है और उसके फंक्शन को कंट्रोल करता है।
बट जो एडिनो हाइपोफाइसिस वाला भाग है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसको हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करता है। तो अभी मैंने पढ़ाया था कि जो एडिनो हाइपोफाइसिस वाला भाग है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वहां पे जो हाइपोथैलेमस है वहां पे वो क्या करता है, अपना हुक्म चलाने के लिए, अपना रेगुलेशन करने के लिए, अपने अपने हिसाब से काम कराने के लिए वहां पे वो क्या करता है, कुछ अपने हार्मोन को भेजता है। वहां पे वो हार्मोन जाते हैं और ऑर्डर देते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस का रेगुलेशन है किसके ऊपर, एडिनोफाइसिस के ऊपर, वो कुछ हार्मोन के द्वारा किया जाता है, कुछ हार्मोन्स के थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो वही चीज लिखा है, फंक्शन ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। एडिनोफाइसिस के फंक्शन को भी जो हाइपोथैलेमस है वो रेगुलेट करता है, लेकिन यहाँ पे वो रेगुलेशन के लिए क्या करता है, कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, बाय सिक्रीट हार्मोन, और वो हार्मोन जा करके जो एडिनो हाइपोफाइसिस है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसके ऊपर काम करता है और वहां से हार्मोन बनवाता है। ठीक है, लेकिन ये हार्मोन कैसे जाते हैं एडिनोफाइसिस के पास, तो वहां पे तो डायरेक्ट न्यूरॉन ही जा रहा था और वही हार्मोन को लेकर के जा रहा था, ध्यान हो तो। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे पोर्टल सर्कुलेशन पाया जाता है। जो हाइपोथैलेमस है वहां से जो ब्लड आता है, वहां से जो वेन ब्लड लेकर के आती है, उसी वेन में हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन को डाल देता है, और वो वेन कहाँ आती है, एडिनो हाइपोफाइसिस वाले भाग में आती है, और जब वहां आएगी तो वहां ब्लड के साथ हाइपोथैलेमस के हार्मोन को भी लेके आएगी, और फिर वो हार्मोन एडिनो हाइपोफाइसिस तक पहुंच जाएंगे और वहां पे अपना काम करेंगे। तो यहाँ पे वो क्या करती है, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रांसपोर्टेड टू एडिनोफाइसिस। कैसे ट्रांसपोर्ट करेगी, बाय पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू अपने हार्मोन को कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करेगी, एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड तक उसको ट्रांसपोर्ट करेगी। आई होप समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, ऑल हॉर्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड आर प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन है, प्रोटीन और पेप्टाइड नेचर, सो बाइंड विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जितने भी हार्मोन हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, अब यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर भाग से रिलीज होंगे कि पोस्टीरियर भाग से, मैंने बोला कंप्लीट हार्मोन, टोटल हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। टोटल कितने हार्मोन रिलीज होते हैं, 9 हार्मोन। तो वो सारे हार्मोन, जितने भी 9 हार्मोन है, 9 हार्मोन है, उन सभी हार्मोन का जो नेचर है वो है प्रोटीन नेचर, वो प्रोटीन नेचर के हैं। और मैंने बताया था अगर कोई हार्मोन प्रोटीन नेचर का है तो उनके जो रिसेप्टर होते हैं टारगेट सेल में क्या होते हैं, उनके लिए रिसेप्टर होते हैं, पढ़ाया है मैंने। तो वो जो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से वो जाकर के जुड़ते हैं और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये कौन से रिसेप्टर से बाउंड करेंगे, कौन से रिसेप्टर से जुड़ेंगे, कौन से रिसेप्टर से बाइंडिंग करेंगे, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। क्यों, क्योंकि इनका नेचर क्या है, प्रोटीन नेचर है, प्रोटीन नेचर के हार्मोन है ये। स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन का मैंने बताया था कि उनके रिसेप्टर जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, वो इंटरसेल्युलर रिसेप्टर होते हैं उनके। तो इनके रिसेप्टर क्या होंगे, मेम्ब्रेन में होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होंगे इनके पास, जिनसे जाकर के ये हार्मोन क्या करेंगे, ये हार्मोन जाकर के बाइंड करेंगे, और बाइंड करने के बाद क्या बनाएंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और फिर उसके बाद वहां पे जो फंक्शन, जो काम करने के लिए वो आए थे वो काम दिखाई देगा, वो काम होगा। ठीक है, तो ये बात अच्छे से याद रखना है कि जितने भी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होंगे वो सभी क्या है, प्रोटीन नेचर के हार्मोन है। और बाकी अगर प्रोटीन नेचर के हार्मोन है और वो रिसेप्टर के साथ जुड़ते हैं तो किस तरह से फिर सेल तक फाइनली सिग्नल पहुंचता है, किस तरह से फाइनली सेल के ऊपर जो काम वो करने आए थे वो काम किस तरह से कंप्लीट होता है, वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आप इसके पिछले वाला जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, वो देख सकते हैं। अब आगे देखिए,
दो हार्मोन, इनके बारे में मैं अलग से पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। पहला है FSH और दूसरा है LH। पहली बात तो ये ध्यान हो, तो अभी मैंने बताया था कि जो FSH है और LH है, ये दोनों एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन हैं। कहाँ से ये सिक्रीट होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर भाग से, एंटीरियर पिट्यूटरी वाले पोर्शन से ये सिक्रीट होते हैं और वहीं बनते हैं। अब ये दोनों हार्मोन काम क्या करते हैं? ये जो हार्मोन है वो क्या काम करता है? मेल में, जो मेल हैं उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को रेगुलेट करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को क्या करता है? रेगुलेट करता है। कौन सा हार्मोन? FSH। और ये FSH हार्मोन फीमेल में भी रहता है। फीमेल में क्या काम करता है? ये फीमेल में ये oogenesis प्रोसेस को रेगुलेट करता है। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को रेगुलेट करता है और फीमेल में oogenesis प्रोसेस को रेगुलेट करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या बनता है? स्पर्म बनता है। और oogenesis प्रोसेस के थ्रू क्या बनता है? ओवम बनता है। स्पर्म क्या है? मेल गैमीट है और ओवा क्या है? फीमेल गैमीट है। तो मेल गैमीट के फॉर्मेशन और फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन को ये क्या करता है? रेगुलेट करता है, ठीक है। फीमेल में ये ओवेरियन सेल्स पे काम करता है। ये क्या, किसका काम था? FSH हार्मोन का, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। इसका फुल फॉर्म मैंने अभी बताया था। उसके बाद एक और हार्मोन था LH। ये भी कहाँ से सिक्रीट होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। इसका क्या काम है? इसका फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका पहला काम तो ये है, पहले फीमेल में देखते हैं, ठीक है। दोनों में इनके काम देख रहे हैं, मेल में भी और फीमेल में भी। फीमेल में इनका काम क्या है कि ओव्यूलेशन को कराते हैं, ओव्यूलेशन कराते हैं। ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है फीमेल में, ठीक है। और फीमेल में दूसरा काम ये क्या कराता है कि जब यहाँ पे जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम नाम का एक स्ट्रक्चर बनता है। इस कॉर्पस ल्यूटियम को का फॉर्मेशन कराता है कौन? LH। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन में भी LH का रोल होता है, LH हार्मोन का, ठीक है। ये काम तो एक इसमें करा रहा था, फीमेल में करा रहा था। अब मेल में क्या काम कराता है ये? तो मेल में ये मेल की टेस्टिस में जो लेडिंग सेल मिलती हैं, मेल की टेस्टिस में जो लेडिंग सेल मिलती हैं, उन लेडिंग सेल के ऊपर ये एक्शन करता है। और एक्शन करने के बाद वो जो लेडिंग सेल हैं उनको स्टिमुलेट करता है और स्टिमुलेट करा करके उनसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन कराता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कहते हैं मेल सेक्स हार्मोन। इसको क्या कहते हैं? मेल सेक्स हार्मोन। तो ये बात अच्छे से याद रखना है। LH का मेल में क्या काम है? मेल में ये क्या करेगा? मेल की टेस्टिस की जो लेडिंग सेल है उनके ऊपर एक्ट करेगा और उनसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन कराएगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ही मेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। तो ये अगर हम लोग ध्यान से देखें तो FSH और LH ये दोनों कहाँ एक्ट करते हैं? एक्चुअल में इनका फंक्शन कहाँ देखा जा रहा है? ये हार्मोन कहाँ के लिए बने हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड ने इन हार्मोन को कहाँ के लिए बनाया है? एंटीरियर पिट्यूटरी ने। एक्चुअल में एंटीरियर पिट्यूटरी ने इन हार्मोन को, जो गोनेड्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, वहाँ के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए बनाया है। इन दोनों हार्मोन को कहाँ के लिए बनाया है? जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, जो गोनेड्स हैं, वहाँ के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए, वहाँ के कामों को कराने के लिए हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ने इन दोनों हार्मोन को बनाया है। जैसे कि मैंने बताया कि जो गोनेड्स हैं, गोनेड्स का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उन पार्ट्स को क्या कहा जाता है? गोनेड्स। तो एक्चुअल में ये हार्मोन कहाँ के लिए हैं? गोनेड्स के लिए बनाए गए हैं, ठीक है।
तो इसी वजह से इनको, इन दोनों हार्मोन को एक साथ एक अलग सा नाम दिया जाता है। इनको गोनेडोट्रोफिन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोनेडोट्रोफिन्स। क्यों? क्योंकि ये गोनेड्स पे काम करती हैं, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? गोनेडोट्रोफिन्स हार्मोन कहा जाता है। किसको? एफएसएच एंड एलएच को एक साथ क्या कहते हैं? गोनेडोट्रोफिन्स कहते हैं। ये गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। आज के लेक्चर में हमने यहाँ तक के टॉपिक को कंप्लीट किया है। इससे आगे के लेक्चर में हम जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड के जो भी हार्मोन हैं उनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।